रीतू, तू ना जल्दी से अपना खाना बना ले, फिर मुझे रसोई में ना अपने लिए खाना बनाना है। हाँ तो आपको बनाना है तो आप बना लीजिए ना, आप मुझे क्यों कह रही हो? अरे मैं इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि तू बीच में आकर ना मेरे कामों में टांग अड़ाती है और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पसंद तो मुझे आप भी नहीं हो, तो क्या मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं? अरे तू ना मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ाया कर। तुझे जो बोला है ना तू वो जाके कर। रसोई में जा और काम कर अपना। नहीं, मैं नहीं कर रही। आपको आपका काम करना है तो कर लो। ये घर, ये रसोई मेरी भी है, सिर्फ आपकी ही नहीं। अरे यार, इसमें इतना बिगड़ने वाली बात क्या है? मैंने तुझे सिंपल सी तो बात कही है कि जाकर तू पहले खाना बना ले, क्योंकि मैं जो सब्जी बनाऊंगी वो तुझे पसंद आएगी नहीं। अरे रीतू, अरे कहाँ रह गई हो यार? अरे खाना लगा दो, ऑफिस जाना है, देर हो रही है। रीतू, अरे बहरी हो गई हो क्या? पता नहीं रोज क्या करने लग जाते हैं ये लोग। अरे क्या ही करेंगी? अरे दोनों को लड़ने से फुर्सत मिले जब ना घर का काम करेंगी। दिन भर बस चिक चिकबाजी करते रहते हैं दोनों। माँ तो आप इन लोगों को कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाई मेरे बस की नहीं है इनके बीच में पड़ना। और बेटा, क्या तू मुझे बीच में धकेल रहा है? इन दोनों को ही आगे जाके साथ में रहना है। ये दोनों जाने इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। चांदनी और रीतू ऐसे ही रसोई पर एक दूसरे से लड़ती रहा करती, क्योंकि रीतू को चांदनी के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था, इसलिए वो अपना खाना खुद ही बनाती। तो चांदनी को चाहिए था कि जब वो किचन में काम करे तो उसके आसपास कोई ना हो। खैर, इनकी लड़ाई तो ऐसे ही चलती रहती है। फिर ये दोनों सगी बहनें भी बन जाती है। तो ऐसी एक दिन चांदनी रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास सुदेश उसके पास आती है और बोलती है, बहू, चांदनी बहू, जरा सुनो, एक कप ना चाय बना के ले आओ बेटा। चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं आपके लिए ना अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। और हाँ, जाकर ना सो मत जाइएगा। अरे नहीं नहीं, तू चाय लेके आ जा, मैं सो थोड़ी रही हूँ, पी लूंगी मैं। अपनी बहू की बात सुनकर सुदेश अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, जब तक बहू चाय लेके आती है तब तक मैं क्या करूँ? हाँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, वैसे भी बहुत थक गई हूँ। और जब बहू आएगी तो मुझे उठा ही देगी ना। हाँ तो थोड़ी देर आराम कर ही लेती हूँ, क्या ही चला जाएगा। सुदेश ये सब कुछ बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो खराटे लेकर सोने लगती है। कुछ देर बाद चांदनी चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में आती है, जहां वो अपनी सास को खराटे लेते हुए देखती है। अपनी सास को खराटे लेते हुए देखकर चांदनी खुद से बोलती है, अरे माँ जी भी ना हद करती हैं। मैंने इनको कहा था कि सोना मत, पर देखो कैसे खराटे लेकर सो रही हैं। अगर ऐसी मैं सो जाऊँ ना अभी, तो ये बुढ़िया मुझ पर इतने ड्रामे करेगी कि क्या बताऊँ। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर सुदेश अपनी एक आंख खोलती है और करवट बदलते हुए अपनी बहू से बोलती है, बहू, मैं सब कुछ सुन रही हूँ। और क्या बोल रही है कि मैं खराटे ले लेके सो रही हूँ? हाँ, अगर सो रही हूँ तो क्या हुआ? मैंने आज तक तुझे कभी रोका टोका कि तू खराटे लेके क्यों सो रही है? तो फिर तू मुझे ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने तुझ पे कभी हुक्म नहीं चलाया कि बहू ये कर, वो मत कर, वहाँ जा, इधर मत आ। कभी ऐसा बोला नहीं ना? तो फिर तो अपना मुंह बंद रख, समझी? हे भगवान, इसने तो सब कुछ सुन लिया। इसके कान तो बहुत तेज है, मतलब ये सोते सोते भी सब कुछ सुन लेती है। कहाँ से आती है इतनी कला इसमें? बहू, मैंने भी ये सुन लिया है। ओ गॉड। माँ जी, अगर आपने इतनी सारी बातें सुन ली है ना मेरी, तो एक बात और सुन लो। यहाँ पे चाय रख दी है मैंने, वो पी लेना आप। इतना कहकर चांदनी वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए अपनी सास को ताना मारते हुए कहती है, अरे ना जाने कैसी सास मिली है मुझे। पता नहीं इसका बुढ़ा कैसे सोता है इसके साथ। अरे मैं तो इस बुढ़िया के साथ कभी जिंदगी में ना सोऊं। बहू, मैंने भी ये सब सुन लिया है। अब तो एक काम कर, ज्यादा मुंह मत चला, चुपचाप जाके ना अपना काम कर ले। और हाँ, अगर तू काम करेगी ना तो तेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा, समझ गई? इतनी चिंता करने की तेरे को कोई जरूरत नहीं है कि मेरे पति मेरे साथ सोते या नहीं सोते। अपनी सास की बात सुनकर चांदनी अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अपनी देवरानी रीतू के पास जाकर उसको सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद रीतू अपनी जेठानी से बोलती है, जेठानी जी, हमारी सास भले ही बढ़िया हो गई हो, लेकिन आप ये मत भूलो कि उसके कान अभी भी जवानी वाली ही है, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करना। अरे हाँ रीतू, तुम सही कह रही हो। पता नहीं कैसी सास दे दी भगवान ने हमें। अरे इनके आसपास भी कुछ बोलने से पहले ना हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बार फिर से सुदेश आ जाती है और दोनों बहुओं का जवाब देते हुए बोलती है,
हाँ बहू, तू बोल तो सही रही है कि मैं भले ही बुढ़िया हो गई, लेकिन हाँ आज भी मेरे कान ना जवानी वाले ही हैं। और सही कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले ना 10 बार सोच लिया कर, क्योंकि मैं बुढ़िया हुई हूँ, मेरे कान नहीं। और वैसे भी दिन रात तो तुम दोनों लड़ते रहते हो, आप कैसे सगी बहन बन रहे हो? हाँ तो क्या हो गया माँ जी, देवरानी जेठानी में तो लड़ाई होती ही रहती है। ठीक है बेटा, अब तुम दोनों रसोई में जाने के लिए लड़ना, तब बताती हूँ मैं दोनों को। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन अचानक काफी तेज आंधी तूफान आ जाता है और इस तूफान के कारण बारिश भी आती है। बारिश में रितु का कमरा टपकने लगता है। ये देखकर रितु अपनी सास के पास जाती है। तब मनोज भी आता है और उसकी सास बोलती है, मम्मी जी, आज का मौसम देख रही हो आप, कितना खराब हो रहा है। हाँ, मौसम तो बहुत खराब हो रहा है, पर क्या करे, बदलते मौसम को हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मम्मी जी मेरे कमरे में पानी टपक रहा है, कमरे की छत ठीक करवानी होगी। ऐसे कैसे सो पाएंगे हम उस कमरे में? हाँ माँ, मैं भी यही कह रहा था कि आप कमरे को सही करवा दो, वरना आज हम सो नहीं पाएंगे। हाँ, सारा सामान खराब हो रहा है और मन भी नहीं लग रहा है उस कमरे में पानी टपकने की वजह से। क्या तेरे कमरे की छत टपक रही है? अरे अभी तो मैंने बनाया था, इतनी जल्दी कैसे टपकने लग गई छत? मम्मी जी आप ही बताइए ना कि मैं क्या करूँ। अब जब तक मेरे कमरे का रिनोवेशन नहीं होगा तब तक मैं कहाँ रहूँगी। मेरे पास इस हॉल में रहने के अलावा तो और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अपने पति के साथ सो रही हूँ और वहाँ जेठ जी आ जाएं। अगर उन्होंने मुझे मेरे पति के साथ ऐसे देख लिया तो। अरे बहू, तू उसकी चिंता मत कर, क्योंकि तुझे बाहर हॉल में सोने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तू टेंशन मत ले। पर वो कैसे माँ जी, बाहर का मौसम तो इतना ज्यादा खराब चल रहा है। इस खराब मौसम के चलते हमारे घर में मेरे रूम का रिनोवेशन करने कौन आएगा? अरे बहू, तेरे रूम का ना रेनोवेशन करने वाले अभी नहीं आएंगे, बल्कि अगली सुबह आएंगे। तो जब तक तू अपनी ना जेठानी के रूम में रह, दोनों का कमरा एक ही रहेगा। जहाँ सुदेश ये सब कुछ बोल ही रही थी कि बड़ी बहू ये सब कुछ सुनते हुए आ जाती है और अपनी सास की बात सुनकर चांदनी का तो सर ही चकरा जाता है। जिसके बाद वो अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला दो बहुएं एक कमरे में कैसे रह सकती हैं? अरे मेरा भी पति है, मैं अपने पति के साथ सोती हूँ, तो भला मैं अपनी देवरानी और अपने पति के साथ एक कमरे में कैसे सो सकती हूँ? बहू, तू अपना ज्यादा दिमाग मत चला, ठीक है? जो मैं बोल रही हूँ उसे समझ। तुम दोनों एक ही कमरे में सोओगे, और रही बात बेटों की, तो वो हॉल में सो जाएंगे। और वैसे भी मेरे बच्चे ना हॉल में सो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम दोनों एक रूम में मैनेज करना सीखो। पर माँ जी ऐसे कैसे हो सकता है? हम एक कमरे में कैसे रह सकती है? अभी तक तो हमें एक साथ रसोई में काम करते वक्त भी एक साथ मौत आती है, और आप कह रही हो कि हम एक कमरे में रहें? चुप रहो दोनों की दोनों। मैंने जो फैसला ले लिया सो ले लिया। तुम दोनों बहुओं का एक ही कमरा होगा, मतलब एक ही होगा। रीतू बहू, अपना सारा सामान पैक कर ले और चांदनी बहू के कमरे में ले जा, और तुझे वहीं अलमारी में शिफ्ट करना होगा सारा सामान। अपनी सास के इस आखिरी फैसले के सामने रितु और चांदनी कुछ नहीं बोल पाते और चुपचाप रितु अपना सारा सामान पैक करके चांदनी के कमरे में शिफ्ट हो जाती है और उसकी अलमारी खोलकर अपना सामान रखने लगती है। वहीं चांदनी जब अपने कमरे में आती है तो रितु को अपनी अलमारी में छेड़खानी करते हुए देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो गुस्से में अपनी देवरानी रितु से कहती है, रितु, तुम ये क्या कर रही हो? मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी को हाथ कैसे लगाया तुमने? और तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे मुझे तो रसोई में भी पसंद नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो, और ये तो मेरा कमरा है। माफ करना दीदी, पर आपने सुना नहीं। बाहर माँ जी ने कहा था कि जब तक मेरा कमरा रिनोवेट नहीं हो जाता तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। तुम मेरे कमरे में रहोगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी किसी भी चीजों को हाथ लगाओगी। रितु अपनी जेठानी की कोई बात नहीं सुनती और चुपचाप अपना सामान रखकर वहाँ से चली जाती है। बेटा, तुम दोनों हॉल में सो जाना, और रीतू बहू ना चांदनी के कमरे में सो जाएगी, क्योंकि अभी उसका कमरा ठीक नहीं हुआ ना, इसलिए। ठीक है माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम दोनों भाई एक साथ सो जाएंगे। लेकिन भाई का कमरा जल्दी से सही करा दो, इन दोनों को कोई परेशानी ना हो। हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा था बहुओं को। खैर चलो खाना खा लो। इतना बोलकर सब खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात जब चांदनी और रितु एक साथ सो रही थी तभी चांदनी रितु को फैलकर सोता हुआ देखकर खुद से बोलती है, अरे इसको तो देखो,
कैसे पैर पसार कर सो रही है। खुद तो इतनी सारी जगह पे सो रही है और मुझे इतनी सी जगह। अभी बताती हूँ इसको। बस अब क्या था, चांदनी अब सोने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद वो रितु को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उस थप्पड़ से रितु की नींद खुल जाती है और वो उठकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये दीदी कैसे सो रही है? क्या ये जेठ जी को भी ऐसे ही मारती होंगी? खैर जो भी है, अगर दीदी को मुझसे इतनी दिक्कत है तो मैं नीचे सो जाती हूँ। वैसे भी इन्हें आदत नहीं है किसी के साथ ऐसे रहने की। मैं इन्हें परेशान नहीं करना चाहती। मेरी तो मजबूरी है इनके कमरे में रहने की। मैं तो इन्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं नीचे अपना बिस्तर लगा लेती हूँ, इससे अच्छा तो। अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया? रितु मेरे बारे में इतना सोचती है और मैंने थप्पड़ मारकर उसको नीचे सोने पर मजबूर कर दिया। ये तो नीचे परेशान हो जाएगी। रितु, तुझे ना नीचे सोने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, आप उठ गई? नहीं नहीं, मैं सो जाती हूँ नीचे। मैंने देखा कि आपको तो फैलकर सोने की आदत है। मैं तो मेरी वजह से आप बेवजह परेशान हो जाओ तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं नीचे सो गई। मुझे ना माफ कर दे रितु। वो मैं ना ये सब जानबूझकर कर रही थी क्योंकि मुझे ना तुझे परेशान करना था और मैंने ये देख लिया कि तूने कभी भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचा है। और जब तू एडजस्ट कर सकती है मेरे लिए तो मैं नहीं कर सकती? अगर तेरे कमरे से पानी टपक रहा है तो इसमें तेरी क्या गलती है? अरे मैं ही पागल हूँ जो इतनी देर से तुझे कोस रही थी और तेरे बारे में इतना बुरा सोच रही थी। मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं दीदी, आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। लेकिन अब ना तुझे नीचे सोने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों ना साथ में ही बेड पर सोएंगे और जब तक तेरा कमरा ठीक नहीं हो जाता ना तब तक तू मेरे सारे सामान इस्तेमाल कर सकती है और ना इस कमरे को तू अपना समझ। चांदनी की बात सुनकर रितु बेड पर ही सो जाती है। इसके बाद दोनों के सारे कलेश हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और दोनों जेठानी और देवरानी का कमरा एक हो जाता है, रसोई भी एक ही हो जाती है, क्योंकि उसके बाद दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।